नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा राजस्थान? राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी ने अपनी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। लेकिन गर्मा गर्मी इस बात को लेकर है कि इन दोनों ही कमेटियों में वसुंधरा राजे को नहीं रखा गया है, उनका नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने वसुंधरा को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए अब कुछ नहीं बचा है? आखिर बीजेपी के इस फैसले के मायने क्या है? क्या वो केंद्र की राजनीति में अब दखल देने वाली है? केंद्र की राजनीति करेंगी क्या? ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बीजेपी किस फॉर्मूले पर राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है? तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम चर्चा में जाएंगे। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, भरत मेघवाल जी जी कांग्रेस नमस्कार। और श्रीवत्सन जी हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। वसुंधरा राजे जी को ना स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया, ना ही मैनिफेस्टो वाली में, क्या वजह है? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो राजस्थान में 3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। मीडिया इस प्रकार के सब्जेक्ट पे बहस करती तो बड़ी हंसी आती है कि आखिर मीडिया इस चुनाव को किस रूप में आगे ले जाना चाह रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का विषय है, आप लोग जिस पे भी आप चाहें डिबेट संसदीय रख सकते नेता हैं। हैं, आप जी, उनको आप पूरी बात तवज्जो नहीं सुनिए, दे रहे हैं, तो विषय तो आप पता ही पूरी है। हिमांशु जी पूरी बात सुनिए, फिर जो भी कुछ बोलना है बोलिएगा। तो राजस्थान की जनता तो कुछ और चाहती है, वो इन विषयों में पढ़ना ही नहीं चाहती। कौन नेता होगा, कौन क्या होगा, उसे मतलब है कि उसकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप जो नैरेटिव चलाना चाहें चला सकते हैं। लेकिन अब नैरेटिव नहीं वर्तमान है। जो विषय आप लेना चाह रहे जी, वर्तमान जो विषय आप लेना चाह रहे हैं, एक तो ये वर्ड आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, साइडलाइन। किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कभी भी साइडलाइन नहीं होता, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। पहली विषय। दूसरा विषय, आपने कहा वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया। भाई आप इन दोनों कमेटियों को देखेंगे, एक प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति है और दूसरी संकल्प पत्र समिति है। आपको अगर इतिहास पता हो तो 2018 में राजस्थान गौरव संकल्प समिति बनी थी, उसमें भी वसुंधरा जी का नाम नहीं था, जबकि वो तो उस समय हमारी चुनाव की प्रमुख लीडर थी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस प्रकार की जो इस कपोल बार नहीं कल्पित लड़ा जा रहा कल्पनाएं, है। जी आप सुनिए ना पूरी बात। इस प्रकार ये आपकी जो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं कि वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो समितियां बनी है, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, उसके संयोजक नारायण पंचारिया जी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अनोखा अभियान चलाया है और एक शपथ संयोजन उन्होंने किया है। संकल्प सीएम पत्र का समिति में फेस अर्जुन क्या संकल्प वसुंधरा जी पत्र है? समिति में अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। उनका उत्कृष्ट व्यक्तित्व, उनका कृतित्व राजस्थान का प्रत्येक नागरिक सीएम का जानता है फेस क्या और उसका वसुंधरा लाभ जी है? राजस्थान को मिलेगा। जी सीएम का फेस क्या वसुंधरा जी है? देखिए, सीएम का फेस जब भी पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो है, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उसका नेता उसका कमल का फूल ही है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के लक्ष्य लेकर हर बूथ पे कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करेगा। सीएम फेस का हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, कमल का फूल ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आप कह रहे हैं स्टेट में आप जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो कमल के फूल पर लड़ने जा रहे हैं सिर्फ? निश्चित रूप से हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो आके ये नहीं बताएगा कि मोदी सरकार ने ये कर दिया, सिर्फ कमल की छाप की बात होगी सिर्फ। देखिए, आप फिर विषय को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल के फूल के नीचे ही तो मोदी सरकार आज देश का नाम रोशन कर रही है। कमल के फूल के पीछे ही मोदी सरकार है। अच्छा, देश का वसुंधरा जी नाम को जिस क्या प्रकार जिम्मेदारी मिलेगी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान के लीडर है, निश्चित रूप से चुनाव में अहम जिम्मेदारी उन्हें पार्टी नेतृत्व देगा और वो कर भी रहे हैं। राष्ट्र नेतृत्व के रूप में उन्हें जहां भी उपयोग पार्टी ने उनका किया, उन्होंने उस उपयोग को साधा है, अच्छे से कार्य किया है। ठीक है, ठीक है, अभी तक वो जिम्मेदारी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल इसी को लेकर आपके है। आप श्रीवत्सन जी हमारे ये सिर्फ सहयोगी हैं। इतना, ये फर्क इतना सा है, आपकी आंखों के चश्मे से वो जिम्मेदारी दिखती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप राजस्थान ही की की जनता समझदारी। उसे देखिए उसको देखिए, आराम से मैं देख कोई पा अपने रही है। मन से तो बात कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से तो जी, बात कर नहीं रहा हूँ ना। आप ही की पार्टी के फिर जो ये किसके लोग मन हैं, की बात है? ये किस वसुंधरा जी नहीं, के, आपके मन की बात नहीं है तो अगर किसके मन उनको की बात है? डिक्लेयर किया जाए, वो अभी दिल्ली भी गई,
लेकिन बावजूद इसके उनको लेकर कोई जिम्मेदारी ऐसी दी जा रही हो, उनको ये समझ में नहीं आता है, नहीं दिखता है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। श्रीवत्सन जी, क्या गलत सवाल है क्या? और साइडलाइन करने का मतलब पार्टी से ही सवाल होगा ना, कांग्रेस से थोड़ी ना पूछूंगा कि वसुंधरा जी को क्यों आपने इन समितियों में नहीं रखा। जी बिल्कुल, देखिए सवाल। जी वीरेंद्र जी बताइए, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, आप रखना चाह रहे हैं, आप कहिए। श्रीवत्सन जी आप बताइए। देखिए ये सवाल वीरेंद्र जी इसलिए उठ रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी 2 बार की सीएम रह चुकी है। 1984 में उन्होंने राजनीति में पहली बार कदम रखा था, 2 बार की सीएम रह चुकी है और उनके लिए मतलब हमेशा एक बात कहा जाता है कि चाहे पार्टी के अंदर की बात हो या बाहर की बात, बहुत ही सशक्त तरीके से रखती है। जनता से उनकी कनेक्टिविटी है। ये तो चलिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छी वाली बात होगी, पॉजिटिव बात। ऐसी नेता को क्यों उनके चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा? सेकंड, उनके सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी सरकार में बहुत सारी बड़ी अच्छी योजनाएं बनाई गई थी। आप खुद जानते हैं कई योजनाएं आज भी लोकप्रिय है, तो उनकी योजनाओं के बारे में आप में से कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? एक भी नेता मुझे बता दीजिएगा पिछले 1 साल में जो जिन्होंने उनकी योजनाओं के बारे में बोला। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे, ये इसी कारण से आपसे ये पूछा जा रहा है। मैं जवाब दे सकता हूं श्रीवास्तव जी? जी बताइए। देखिए आपने 2 विषय बिल्कुल सर। मैं इन 5 सालों का इतिहास एक भी मीडिया चैनल, आपके न्यूज 24 से मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक भी मीडिया चैनल ऐसा बता दीजिए जिसने कभी इस विषय पर बहस की हो कि वसुंधरा जी की ये योजना थी, अशोक गहलोत जी की योजना है, किससे किससे किसको लाभ हुआ। सर आप लोग बताएंगे, आप लोग ही नहीं बोलना चाहते तो हम क्यों बोले? अरे श्रीवास्तव जी, मेरी पूरी बात सुनिए ना। हिमांशु जी आप फिर बीच में बोलते हैं सर, या तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। जी पूछा तो जाएगा ना, आप फुटबॉल में आप पूछिए ना। अरे हर प्रश्न पूछिए, उसका जवाब मिलेगा, लेकिन पहले तसल्ली से उसका जवाब भी सुन लीजिए। दूसरा विषय इन्होंने कहा वसुंधरा जी को पूछ नहीं है। भैया श्रीवास्तव जी, पहली बात, राजस्थान की कोर कमेटी की मेंबर वसुंधरा जी है और वह हमारी सर्वप्रिय और सर्वजन की नेता है राजस्थान की, पहली बात। दूसरा विषय, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन सब चीजों को आप कैसे इग्नोर कर देते हैं? आप कहते हैं कि उन्हें साइडलाइन, अरे भैया साइडलाइन कहां कर दिया? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ठीक है, वही पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अब क्या बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कोर। एक मिनट हिमांशु जी, मैं वीरेंद्र जी से फिर पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सर हम लोग मीडिया में रोज कवर करते हैं, आप खुद, आप भी, मैंने आपको भी फील्ड में कई बार देखा है काम करते हुए। एक चीज बताइए, आपके कितने प्रदर्शन में वे पिछले 5 सालों में मौजूद रही? देखिए सवाल पूछा जाएगा क्योंकि नहीं दिखता तो पूछते हैं। आप अभी मैंने खुद ने बोला कि आपको मैं फील्ड पे देखता हूं, कितनी जगह पे वे नजर आई। कल कोर कमेटी की बैठक थी, जयपुर में होने के बाद भी कोर कमेटी की बैठक में क्यों नहीं आई? गजेंद्र सिंह शेखावत जी कोर कमेटी के मेंबर है, कल वे पार्टी ऑफिस में थे 2 बजे तक, जब तक लिस्ट जारी हो रही थी। 5 बजे कोर कमेटी की बैठक में क्यों नहीं थे? अब सवाल तो है। देखिए श्रीवास्तव जी, अभी है यहाँ पे चुनाव के 2 महीने बेमुश्किल बचे हैं, 2 या 3 महीने हैं। हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ ऐसे कार्य दिए गए हैं जिसके संपादन में वो लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह जी, आपने देखा होगा, उन्हें कार्यक्रम में थे सुबह के में, सदस्यता वाले में, और उसके बाद में दूसरी कई सारी मीटिंग्स थी उनमें थे, लेकिन उस समय कोर कमेटी की मीटिंग के समय वो कहीं दूसरी जगह व्यस्त थे। उसी प्रकार वसुंधरा जी को भी किसी अभियान में लगाया हुआ है। तो हर किसी, जैसे वहां से भूपेंद्र जी भी नहीं आए और भी कई नेता नहीं आ पाए, तो सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो और मैं समझता हूं जहां भी उपयोगिता होती है, जिस भी मीटिंग में उन्हें आना होता है, वो निश्चित रूप से आती है। अब वसुंधरा जी ने, भरत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी कर रही है, आपकी क्या तैयारी है ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब सक्रिय हो गई और सक्रिय तौर पर काम भी कर रही है। सक्रियता तो हिमांशु जी देखिए, इनके भी 1-2 दिन से देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की जाए तो पिछले 4.5 साल में सरकार ने जितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जितना आम जनता को लाभान्वित किया है, वो देखने के लिए बनता भी है और उसका परिणाम हमें पिछले 9 चुनावों में देखने को भी मिला। लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव के साथ हमें संगठन का भी प्रारूप तैयार करना पड़ता है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने बखूबी काम किया है। आप देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष थे उनकी कार्यकारिणी थी, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों की जितनी भी कार्यकारिणी थी, उनको हम धरातल पर लाकर
क्रियान्वित कर चुके हैं और रोज के रोज हमारी आए दिन किसी न किसी तरह की मीटिंग होती है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो हमारी जो इलेक्शन जो हमारा कैंपेन कमेटी है, पीएसी है, लोकसभा ऑब्जर्वर है, वॉर रूम में आए दिन हम मीटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हमें जीतना है, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करना है, किस तरीके से धरातल पर सरकार की योजनाओं को ले जाकर अच्छा भरत भारतीय जी, जनता एक पार्टी। बात बताइए, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, सीएम फेस कौन है, किसको लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो कभी सीएम फेस को लेकर हमने चुनाव नहीं लड़ा है। हमने सरकार की योजनाओं पर और जनता के बीच में जाकर जो काम किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ा है। विधायक दल का नेता तय करता है, बाकी पार्टी हाईकमान के पास जो संदेश जाता है विधायक दल के लोगों का, उसके आधार पर सीएम का चेहरा होता है। लेकिन वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जो सरकार के मुखिया है, जो जिस तरीके से योजनाओं को धरातल पर लेकर जा रहे हैं, उनके आधार पर सारी चीजें हो रही है। और जो केंद्र हाईकमान है, आला कमान है, क्या रहने वाली है इस बार? देखिए, बात सिर्फ सचिन पायलट जी की नहीं है, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता की चुनाव में भूमिका होती है। एक व्यक्ति विशेष की या एक व्यक्ति विशेष नेता की कोई भूमिका इसमें अकेले नहीं होती। सचिन पायलट जी मास लीडर है, सचिन पायलट जी युवाओं के चहेते हैं और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उनको जिस तरीके से लोगों का उनके साथ समर्थन है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की पार्टी के लिए वो हमेशा काम करते आए हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ सचिन पायलट जी की भूमिका क्या रहेगी या अशोक गहलोत जी की भूमिका क्या रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। सचिन पायलट जी की जिम्मेदारी के हिसाब से उनको जो चुनाव समिति है उसमें मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा पीएसी कमेटी में भी आप देखिए वो है, इलेक्शन कमेटी जो हमारी बनी हुई है उसके अंदर भी वो है। तो हर जगह जहां पर भी उनकी जरूरत पार्टी को, लोगों को पड़ेगी, कुछ वक्त पहले तक जो अंतरकलह की बातें आ रही थी, क्या उसे सॉल्व कर लिया गया है? ये भी एक सवाल उठता है क्योंकि चुनाव सर पे आ गए। हिमांशु जी, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें अंतरकलह नहीं होता? हर एक पार्टी में टक्कर लेने जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी केंद्रीय स्तर पर देखें तो इतनी मजबूत है और केंद्रीय नेतृत्व तो इस बार उतरने को बिल्कुल तैयार है राजस्थान में। तो केंद्रीय नेतृत्व जब उतरेगा तो आपको मजबूती से कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ेगा। तो सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि पार्टी के अंदर कोई कलह ना रहे। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल में भी उतरा था, कर्नाटक में तो इनके पूरे यूपी और दिल्ली और सब जगह केंद्रीय मंत्री जाकर पहुंचे थे। उसका परिणाम क्या निकला? और हिमाचल और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो राजस्थान मॉडल के नाम पर आप देखिए, वहां की योजनाओं के आधार पर हमने चुनाव को जीता। और राजस्थान में पिछले 9 महीने के अंदर ना जाने कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और इनके बाकी जितने भी नेता है वो राजस्थान की धरा पर आकर चुनावी शंखनाद करने को मजबूर हो गए, क्योंकि राजस्थान में इनके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। राजस्थान का इतिहास ये भी कहता है कि हर बार सरकार बदल जाती है, बैठ जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदलेगा। इस बार राज नहीं हिमांशु जी, इस बार रिवाज बदलेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। भरत जी एक मिनट, ये दावे देखिए सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, राज नहीं रिवाज बनेगा। बीजेपी के हमारे साथी भी है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, 4.5 साल हो गए, क्योंकि आपने अपनी बात शुरू उसी से की थी कि हमने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब बना दिया, अच्छी बात है। 4.5 साल लग गया आपको अपने जिला अध्यक्ष के नियुक्त करने में, ब्लॉक अध्यक्ष 4.5 साल बाद जब चुनाव आ गए तब आपको बनाने की याद आई। 4.5 साल बाद कैसे ये सब चीजें हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो कैसे आप मतलब अचानक केवल अशोक जी के भरोसे ही दावा कर रहे हैं कि हम उनकी योजनाओं के आगे ही सब कुछ रिवाज बदल देंगे? बताइए भरत जी। श्रीवास्तव जी के 2020 के अंदर हमने कोरोना जैसे समय को देखा, जब 1 साल इस पूरे देश के अंदर ना किसी तरह का कोई काम हो पा रहा था, ना कुछ हो पा रहा था, लेकिन राजस्थान की जनता को भूखा ना सोए की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर काम किया। भीलवाड़ा जैसा मॉडल टॉप पर हमारा रहा। उसके बाद जब एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का काम कर रही थी, उस समय हमने सरकार को बचाने का काम किया। अभी आपने कहा योजनाओं का, तो देखिए, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, तो निश्चित तौर पर उसको पहले नंबर पर रखा जाता है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उन काम को हम धरातल पर लेकर आए। और 4.5 साल में ऐसा क्या हमने नहीं किया? आप देखिए, आर्थिक विकास दर में हम आगे रहे, ओपीएस स्कीम हम लेके आए, महिलाओं के लिए हमने काम किया। अभी जिस तरीके से हम स्मार्टफोन योजना दे रहे हैं, किसानों के लिए अलग से बजट दिया, ईआरसीपी पे हमने काम किया। न जाने कितनी ऐसी योजनाएं कि मैं आधे घंटे तक बोलूंगा तो ठीक है। बीजे आज हम वीरेंद्र से पूछ लेता हूँ कि 4.5 साल में आपने क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी आपके काम को किस तरह से देखती है, ये भी जानना जरूरी है। वीरेंद्र जी बताइए। भरत जी कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया 4.5 साल में। हिमांशु जी, जितना इनको बोलना था ये बोल चुके हैं, इनसे निवेदन यही है, बीच में नहीं बोलेंगे।
मैं भी इनके बीच में नहीं बोला हूं, इनको सुना है, ये भी सुनने के सामर्थ्य रखेंगे। 55 महीने की कांग्रेस की सरकार, जिसमें से 24 महीने तो ये होटलों में बंद रहे, कोरोना काल के जिस प्रबंधन की बात करते, तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। इन 55 महीने में कांग्रेस ने क्या दिया है, मैं एक एक करके गिना देता हूं मेरे मित्र को। 55 महीने में 27 लाख बेरोजगार इस प्रदेश में थे 2018 में, 55 लाख आज बेरोजगार इस प्रदेश में हो चुके हैं। इन्होंने कहा था 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे, 27 बेरोजगारों को भी बेरोजगार भत्ता नहीं दे पाए। उसके कारण राजस्थान भारत का पहला युवा आत्महत्या करने वाला राज्य बन चुका। इन्होंने कहा किसानों की जमीन का ऋण माफ करेंगे, लेकिन एक भी किसान का ऋण माफ नहीं कर पाए। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, जिसके कारण राजस्थान के किसान को आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान में पहली बार किसान ने किसी जिला कलेक्ट्री में आत्महत्या की। 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई। इन्होंने कहा हम एक भी बार बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने 9 बार बिजली के बिल बढ़ाए। और पहली बार राजस्थान में हुआ हिमांशु जी कि 10 लाख अपराध हुए हैं इन 55 महीनों में। 10 लाख अपराध, 8,000 हत्याएं हुई है और 30,000 दुष्कर्म के मामले हुए। महिला अपराध में आज राजस्थान नंबर 1 है। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिना रहा हूं। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, दलित अपराधों में राजस्थान नंबर 1 है, महंगाई में राजस्थान नंबर 1 है, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 है और कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालातों में राजस्थान नंबर 1 है। इस प्रकार गर्व से कह रहे हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कुर्सी पर चिपके रहने का कार्य किया, राजस्थान को गत में डाले रखने का कार्य किया है। भरत जी अब बताइए, देखिए इतने सारे आपकी उपलब्धियां गिना दी हैं, उपलब्धियां क्या ये तंज था, उपलब्धियां गिनाई हैं, अब बताइए, जवाब दीजिए इसका। देखिए झूठ का प्रपंड जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो अभी मुझे देखने को भी मिल रहा है। बात किसानों से मैं शुरू करना चाहता हूँ। 15,400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों का। केंद्रीय 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, वो किस लिए हुई भैया? अरे झूठ का प्रपंच आप बोल रहे हैं, झूठ कैसे बोल रहे हैं इसके ऊपर? झूठ का प्रपंच कैसे बोल दिया आपने इस चैनल पे? नहीं, ये तो गलत वर्ड यूज मत लीजिए। देखिए नहीं हिमांशु जी, मैंने कुछ भी गलत वर्ड बोला क्या? इन्होंने कैसे कहा झूठ का प्रपंच? आप गलत वर्ड यूज मत लीजिए, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए कि आपने गलत बोला। झूठ का प्रपंच कैसे बोल दिया इन्होंने? आप जो कहना चाह रहे हैं कहिए, लेकिन दूसरे के लिए आप ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए। झूठ का प्रपंच किस प्रकार के शब्द है आपके? नहीं, आप कुछ भी कह लेंगे क्या झूठ का प्रपंच? हिमांशु जी, मेरी डिबेट में एक भी गलत शब्द था क्या? एक भी गलत शब्द बताइए। नहीं, जवाब नहीं, गलत नहीं। आप ये आप नहीं, आप गलत। अरे आप क्या जवाब देंगे? आप 30,000 महिला दुष्कर्मों का जवाब दे सकते हैं? बौखलाहट बता रही है। अरे बौखलाहट तो आपके सामने है। झूठ का प्रपंच कुछ भी, झूठ की दुकान और झूठ का बाजार तो आपकी पार्टी है, जिसने केवल झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है। सत्य बोलने वाला तो आपकी आ रही है, जैसे राहुल गांधी जी है। सत्य राहुल गांधी जी संयम से क्या रहते हैं वो संसद में देख चुके हैं। सवाल का जवाब आपने आंकड़े गिनाए गए। एक सेकंड भरत जी प्लीज भरत जी, एक मैंने भी कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया, कैसे कुछ भी गलत बोल देंगे आप? देखिए भरत जी, जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं देखिए हिमांशु जी शब्दों का चयन सही होना चाहिए। नहीं, मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, पहले आप बता दीजिए। योजना में बताइए, मर्यादाएं होती है, हर विषय की मर्यादा होती है, मर्यादा रखकर आप बात रखिए, सुनी जाएगी। बिना मर्यादा के बात करेंगे आप जवाब देने लायक नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ। बताइए, अपनी बात रखिए। हिमांशु जी, इन्होंने किसानों की बात कही। 15,400 करोड़ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों से ऋण माफ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को 10 बार से ज्यादा पत्र लिखा कि आप ओटीएस स्कीम के तहत आप किसानों का जो बाकी केंद्र सरकार के अधीन, आरबीआई के अधीन जो केंद्रीय बैंक आते हैं उनने ऋण माफ कीजिए, पैसा हम देंगे। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बात की बिजली की। 6% कोयला विदेशों से आयात करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी करा केंद्र सरकार ने। 2018 से पहले का जो ऋण भार था, जो कर्ज था, वो जो वसुंधरा सरकार छोड़ के गई उसे हमने भुगता। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गए साल 50 यूनिट फ्री करी, इस बार 100 यूनिट से 200 यूनिट हमने किया और साथ ही साथ सभी स्थायी शुल्क और फ्यूल चार्ज हमने माफ करके जो बिजली बिल था उनके हमने
कटौती करी। 2000 यूनिट हमने किसानों को माफ करने की बात करी। अब ये प्रबंधन की बात कर रहे थे, भीलवाड़ा टॉप मॉडल रहा था, टॉप मॉडल, और इन्होंने तो 5% जीएसटी लगा दी थी वैक्सीनेशन के ऊपर, पैसा लेकर वैक्सीनेशन कर रहे थे। राजस्थान की पहली एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने फ्री में वैक्सीनेशन के लिए बात कही और फ्री वैक्सीनेशन करा, उसके बाद जाकर यहाँ वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर फ्री होने लगा। और अभी ये महिला अत्याचारों की बात कर रहे थे, यूपी में आधी रात को बिना परिवार की अनुमति के पेट्रोल डालकर भरत जी, यूपी में नहीं, राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, विचारधारा पे बात होगी। हिमांशु जी एक दायरे में रहकर, नहीं हम डिबेट एक दायरे में रहकर, ये बात है विचारधारा की। क्या राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर बात नहीं होगी? मध्य प्रदेश में राजस्थान की महिलाएं नहीं है क्या? आप राजस्थान की महिलाओं को आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं से कंपेयर करेंगे? राजस्थान के अंदर अनिवार्य दर्ज होती है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। 2 घंटे के अंदर राजस्थान, देखिए महिला अपराध अगर हो रहा है तो स्वीकार करना पड़ेगा, उसको कैसे कम करें उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। दूसरी जगह नहीं, राजस्थान के अंदर 78 दिन तक, राजस्थान के अंदर 78 दिन तक स्टेट पर आरोप लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, अपने स्टेट में आपने क्या किया? आप नहीं, 5 साल के कार्यकाल में हमारे स्टेट के बता रहे हैं ना, हमारे स्टेट के बता रहे हैं। 2018 से पहले 450 दिन होते थे अनुसंधान के, आज हमने एवरेज 45 दिन कर दिए हैं। 2 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ के 6 दिन के अंदर चालान पेश करके हमने सलाखों के पीछे अपराधियों को छोड़ा है। एनसीआरबी का डेटा इतना बड़ा, नहीं, एनसीआरबी का डेटा इतना भयावह क्यों दिखा रहा है? डेटा क्यों नहीं आएगा? डेटा का मतलब क्या है? क्या आपने उसके अंदर अनुसंधान की दर देखी? क्या आपने उसके अंदर जो चालान पेश करने की प्रतिशत देखा? क्या आपने उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है उसकी प्रतिशत देखा? सिर्फ रिपोर्ट दर्ज होना ही थोड़ी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। आज यहाँ पर 0 एफआईआर दर्ज है। इस्तेगासे के माध्यम से 30% से ज्यादा वसुंधरा सरकार में दर्ज होते थे मामले कोर्ट के माध्यम से, उसको हमने 18% से भी हम कम लेकर आ गए। और देखिए अगर अपराध हो रहा है, अपराध होने के बाद अगर उसकी जिम्मेदारी और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो सरकार जिम्मेदार होती है। हमने हर जगह त्वरित कार्रवाई। हम थोड़ा डिबेट से थोड़ा इतर चले गए वीरेंद्र जी, क्योंकि फेस की बात हो रही थी कि फेस कौन होने वाला है और वसुंधरा जी का क्या रोल होने वाला है। तो सवाल यही है कि क्या इस बार केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा सक्रिय नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव केंद्र हो या राज्य, दोनों नेता नजर आते हैं और इस बार भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और कमल के फूल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से चुनाव लड़के विजय प्राप्त भी करेंगे। और मेरे मित्र को एक जवाब और देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, भैया कोरोना काल का वैक्सीनेशन का मॉडल पूरे विश्व में भारत का प्रसिद्ध हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सही नीति के कारण। आम आदमी को फ्री ऑफ वैक्सीनेशन मिली है और मैनेजमेंट सही रूप से मैनेजमेंट के लिए मिला है। आज अगर यूएन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यूएन ने बड़े गर्व से कहा है, जी यूएन ने बड़े गर्व से कहा है कि भारत की वैक्सीनेशन नीति सबसे सर्वश्रेष्ठ रही है। राज्य सरकारें ही देखती है ना। हिमांशु जी जो मेरे मित्र कह रहे थे उनको जवाब था। दूसरा ये जो कह रहे थे ये पैरवी की बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के कारण आतंकवादी बरी भी कांग्रेस के शासन में हुए। कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के कारण, नहीं कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के कारण युवा बेरोजगार भी कांग्रेस सरकार में है। 4 दिन पहले का उदाहरण गिनेंगे। 4 दिन पहले का उदाहरण है, बीएड परीक्षार्थियों के साथ क्या किया आपकी सरकार ने? बीएड परीक्षार्थियों के साथ क्या किया है आपकी सरकार ने? कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के कारण हुए ये सब। 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोर्ट में सही पैरवी कर लेते तो आतंकवादी बरी नहीं होते, आपकी सरकार के कारण हुए। नालायक, निकम्मा शब्द किसने प्रयोग किए? नालायक, निकम्मा शब्द किसने प्रयोग किए? दिमाग का दिवालियापन किसने प्रयोग किया? हमारी पार्टी में कोरोना आ चुका है, किसने प्रयोग किया? है जवाब कोई आपके पास? क्या योजनाएं नहीं है क्या आपके पास? अरे आपको न्यूज 24 पे हिमांशु जी से पूछिए न्यूज 24 पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 10 योजनाओं का नाम गिना दीजिए जिनसे आम जनता को फायदा हुआ हो। 10 योजनाओं का नाम। और बिजली के, रुकिए पूरी बात सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, पूरी
पूरे 4.5 साल तो कार्यकाल हुआ ही नहीं, 2 साल तो होटलों में बनते आप, 2 साल तो होटलों में बनते। और दूसरा विषय सुन, कांग्रेस की बात करते रहेंगे। ओपीएस हिमांशु जी, दूसरा विषय इनसे पूछिए कि भैया अरे सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए, जिन लोगों के बिजली के बिल 500 रुपए के आ रहे थे, जिन लोगों के बिजली के बिल 500 रुपए के आ रहे थे, उनके अब 2,500-3,000 हजार क्यों आ रहे हैं? श्रीवत्सन जी है कोई जवाब? नहीं, 2,500-3,000 बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं जवाब देते कांग्रेस के कार्यकर्ता? श्रीवत्सन जी ये बिजली के बिलों की बात कर रहे थे कि इसके कारण महंगे हुए, इनके बाद 500 रुपए से 2,500 बिजली का बिल किसे कहते हैं? वसुंधरा जी को आगे नहीं करना चाहते और इधर जो है क्योंकि कांग्रेस में दूसरी लड़ाई चल रही है तो वो भी इस बार अशोक गहलोत को सामने रखकर सीएम फेस बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। बात चेहरे की हो रही थी आज, क्योंकि वसुंधरा जी को वो जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए राज्य के अंदर। तो किस तरह से देखा जाए, दोनों ही पार्टियां सिर्फ जो उनके चुनाव चिन्ह है उसी को इस बार मैदान में रखने वाली है, कोई चेहरा नहीं रखने वाली है। हिमांशु देखिए, चेहरा होना या नहीं होना ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करता है, वही तय करता है कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा। पिछले 2 चुनावों की यदि बात की जाए तो वसुंधरा राजे जी का नाम प्रोजेक्ट किया गया था कि यही इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो हमारी एक्टिव में रहेंगी पूरी तरह। तो जनता ने भी उन पर भरोसा करके वोट दिया था। अब यह अलग है कि नतीजे क्या रहे, लेकिन इस बार का जो चुनाव होना है वह सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के चेहरे और अशोक गहलोत के चेहरे पर राजस्थान में होगा। इनके योजनाओं के आधार पर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल में किस तरह की योजनाएं बनाई और उसका राजस्थान को क्या फायदा हुआ, इसके आधार पर बीजेपी चुनाव मैदान में नजर आएगी। वही कांग्रेस पिछले 4.5 साल में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार की ओर से योजनाएं बनाई गई है उसी को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और अशोक गहलोत जी तो बार बार सीएम यही बात कहते रहे हैं कि पीएम मोदी, मैंने जो योजनाएं बनाई है पीएम मोदी को उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। यानी कि वे सीधा अपना जो अपनी बात है पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ के कह रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता और नेता को वे टारगेट नहीं करते। तो कुल मिलाकर एक बात तो तय हो गई कि दोनों केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, इनकी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी सभी मुद्दे होंगे लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी यही मुद्दे होंगे जिनके आधार पर दोनों ही पार्टी चुनाव मैदान में नजर आएगी। जी चलिए अब देखते हैं कि राजस्थान में किसकी होगी सरकार, क्योंकि राजस्थान का मिजाज तो ऐसा ही रहा है कि हर बार सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन क्या इस बार कुछ अनोखा होने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जादू से फिर से जनता का दिल जीतेगी? देखना दिलचस्प रहेगा कि किसका होगा राजस्थान। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।